पिछले साल न्यूज में आपने हर जगह ये विजुअल्स देखे होंगे जब श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई। Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because this is enough. මිනිස්සු බලන්න ගෑස් පෝලින්, පිටි පෝලින්, පෙට්‍රල් පෝලින්, පෝලින් නැත්තේ කොහෙද? फिर इसके कुछ टाइम बाद, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से हम दोबारा ऐसे कुछ विजुअल्स देख रहे हैं। ये विजुअल्स है पाकिस्तान के, जो श्रीलंका के बाद अब दूसरी ऐसी कंट्री है जहां एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और इन दोनों कंट्रीज के अलावा और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनका हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और क्या आपको पता है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हो तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम इस इकोनॉमिक कोलैप्स के टॉपिक को थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में आज जितनी भी कंट्रीज हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है डेवलप्ड कंट्रीज की और दूसरी कैटेगरी है डेवलपिंग कंट्रीज की। एंड जिन कंट्रीज के कोलैप्स की न्यूज हमने पिछले दिनों सुनी वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज थी। एंड इन सभी डेवलपिंग कंट्रीज के कोलैप्स होने के पीछे कुछ कॉमन रीजंस थे, और इन रीजंस को सिंपल तरीके से समझने के लिए आप यूं समझो कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए उस देश की सरकार को अपने देश की जीडीपी और रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ता है। मतलब उस देश की इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा आएगा उस देश की डेवलपमेंट उतनी ज्यादा होगी, ये ऑब्वियस है। लेकिन किसी भी देश के पास ये पैसा मेनली या तो टैक्स कलेक्शन के जरिए आता है, मतलब आप अपनी इनकम पे जो टैक्स सरकार को देते हो, या फिर जो कॉर्पोरेट्स, जो कंपनीज अपनी इनकम पे टैक्स सरकार को देती हैं, जो एक्साइज ड्यूटी सरकार कलेक्ट करती है, जो कस्टम ड्यूटी, जो सेल्स टैक्स सरकार कलेक्ट करती है, वो उस देश की सरकार का टैक्स रेवेन्यू होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं जिनके जरिए किसी देश की सरकार पैसे कमाती है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फीस, पासपोर्ट फीस कलेक्ट करके, या लाइसेंस या परमिट्स देकर। और कुछ गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस भी होते हैं जिनके जरिए किसी देश की सरकार अपना रेवेन्यू कमाती है। लेकिन किसी देश की सरकार इन सारे रेवेन्यू सोर्सेस, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस और अदर रेवेन्यू सोर्सेस से कितनी कमाई कर पाती है, यह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। और किसी भी देश में इकोनॉमिक कोलैप्स क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस हद तक हो चुका है। उस देश की सड़कें, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक डेवलप हुए हैं, उसी के बेसिस पे इन रेवेन्यू सोर्सेज से होने वाली कमाई बहुत हद तक डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मान लो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी या एप्पल या सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को अगर अपना बिजनेस किसी देश में एस्टैब्लिश करना है, तो ये अपना बिजनेस उसी देश में एस्टैब्लिश करेंगे जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो इनके लिए उस देश में बिजनेस करना आसान बना दे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो इन विदेशी कंपनीज का पैसा उस देश में पहुंचता है, वो देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाता है, और फिर इस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कॉर्पोरेट्स और कंपनीज के उस देश में आने की वजह से उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। उस देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और लोग जब एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी कमाई अच्छी होती है, तो वो अपनी इनकम और अपनी कंजम्पशन की वजह से सरकार को एक टैक्स दे पाते हैं। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स, जो कंपनीज उस देश में आती हैं, वो भी सरकार को टैक्स पे करती हैं, और उससे भी सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। मतलब कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बेटर टैक्स रेवेन्यू। अब किसी देश के रेवेन्यू को इंपैक्ट करने वाले दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। यह फैक्टर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ बाहर की कंपनीज के भरोसे बैठे रहने के बजाय जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, उनका फोकस होता है कि वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से ऊपर उठकर एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन सके, क्योंकि इससे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, देश में इंटरनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एंड देश का ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता है। अब तीसरा मेजर फैक्टर होता है एक्सपोर्ट। हर डेवलपिंग देश की सरकार का फोकस होता है कि वो अपने देश को बाकी देशों के मुकाबले एक कंपैरेटिव एडवांटेज देने वाली किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और फोकस करें कि उस इंडस्ट्री के जरिए उस देश से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, और इंटरनेशनल ट्रेड्स में उस देश को अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से कुछ एडवांटेज मिले। ठीक वैसे ही जैसे सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक कंपैरेटिव एडवांटेज है, और वो पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है। देखो, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे किसी देश की रेवेन्यू, उस देश की सरकार की कमाई डिपेंड करती है। लेकिन फिलहाल अगर आप इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझ गए हो तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक छोटा सा सवाल है, सोचो आप एप्पल या सैमसंग कंपनी के ओनर हो। सोचने में क्या जाता है, सोच लो कि आप ही ओनर हो। अगर आप सोच चुके हो कि आप ही ओनर हो तो बताओ, क्या आप अपने बिजनेस के किसी मेजर यूनिट को अफगानिस्तान या सूडान जैसी किसी कंट्री में मूव करोगे? इसका जवाब है नहीं। अब आपसे ये सवाल क्यों पूछा था, समझाता हूं। देखो, जो भी डेवलपिंग कंट्री अपने देश को डेवलप कंट्री बनाना चाहती है, उस देश की सरकार का फोकस होता है कि वो अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को जितना ज्यादा हो सके स्टेबल बनाए।
एक अच्छी गवर्नेंस लाए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करे और इस स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बदौलत वो अपने रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ा सके। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए इस चीज को अचीव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसी देश की सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने होते हैं और इस डेवलपमेंट के लिए जो पैसे आते हैं उनके मेजर सोर्सेस होते हैं, पहला इंटरनेशनल लोन्स या फॉरेन एड। जैसे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दिए, या कुछ एड्स या डोनेशन जो दूसरे देश देते हैं किसी डेवलपिंग देश को। दूसरा होता है एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कई बार यह पैसा कुछ फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आता है। तीसरा होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स। कई देश अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स निकालते हैं, जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर वो दूसरे देशों को या फॉरेन कंपनीज को एक मार्केट रेट के मुकाबले बेटर इंटरेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और फिर इस बेटर इंटरेस्ट की वजह से कई डेवलप्ड देश या फॉरेन की कुछ कंपनीज उस डेवलपिंग देश के गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाती हैं और फिर इन्हीं पैसों को वो देश अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज करता है। अब यहां से आपको समझ आना शुरू होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज कोलैप्स क्यों करती हैं। देखो, किसी भी देश की सरकार जो भी रेवेन्यू कमाती है वो उसके कुछ हिस्से का यूज करके और बड़े बड़े इंटरनेशनल लोन्स का यूज करके अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करती है। फिर इस सिलसिले में उस देश की गवर्नमेंट अपने बजट और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कुछ चेंजेस लाती है। अब उस देश का फोकस होता है कि उस देश की इकोनॉमी में एक ऐसा बैलेंस बना रहे कि उस देश की जरूरतों के लिए भी पैसा खर्च हो सके और कर्जे भी उतारे जा सके। लेकिन एक बार लोन लेने के बाद जब उस देश की सरकार एक मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उधार तले दबी होती है, तो अगर उस दौरान कोई भी ऐसा इवेंट आ जाए जिसकी वजह से सरकार के फाइनेंसेस बिगड़ने लग जाएं, तो इकोनॉमी पे भारी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब लंबे समय तक किसी ऐसे इवेंट की वजह से किसी देश की सरकार अपने कर्जे उतारने में असमर्थ हो जाए, उस पे कर्जों का इंटरेस्ट बढ़ता जाए, देश में रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए फंड्स भी ना बचे हों, तो इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई और आज जैसा हाल पाकिस्तान का है। अब इसी चीज को डेवलप्ड कंट्रीज के एंगल से देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए कोलैप्स नहीं होती क्योंकि उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर और स्टेबल इकोनॉमी होती है, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू सोर्सेज बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें सस्ते रेट पर लोन मिल जाते हैं और उन्हें अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स पर भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। बस उनकी स्टेबिलिटी की वजह से लोग उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। बेटर लाइफस्टाइल की वजह से ये कंट्रीज चीप लेबर के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है और जब इन्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए टैलेंट की जरूरत होती है तो इन्हें दूसरे देशों से टैलेंट मिलता है और प्रोजेक्ट जब तक चलता है ठीक है, लेकिन जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है तो ये उन लोगों का वीजा रिवोक कर लेते हैं और उन्हें वापस उनके देश भेज देते हैं, जिसकी वजह से इन डेवलप्ड देशों में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, लेकिन जिस डेवलपिंग देश में वो टैलेंट वापस जाता है उस देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। और किसी भी देश को कोलैप्स होने तक पहुंचाती है उस देश की करप्ट गवर्नमेंट। क्योंकि अगर किसी देश की गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं होगी तो जितना भी पैसा, जितना भी रेवेन्यू वो देश कमाएगा वो करप्शन की वजह से कहीं और ही लग जाएगा, देश की डेवलपमेंट में नहीं। और दूसरा, जब ये पैसा कहीं और लग जाएगा तो देश की इकोनॉमी स्टेबल कैसे होगी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा। इसीलिए एक गुड गवर्नेंस और एक गुड गवर्नमेंट किसी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम सबको पता है कि श्रीलंका के कोलैप्स होने के पीछे श्रीलंका की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कितना बड़ा फैक्टर थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।